गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वाले वीडियो में हमने पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था, अध्ययन किया था। आज का टॉपिक है उसी के आगे पुस्तपालन की प्रणालियाँ। पुस्तपालन की कितनी प्रणालियाँ हैं, उनमें से प्रमुख रूप से उनका हम अध्ययन करेंगे। पुस्तपालन की प्रणालियों में पहला है रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली के अंतर्गत केवल नकद लेन देनों का लेखा किया जाता है। इसमें नगद प्राप्तियां एक निश्चित अवधि में जितनी नगद प्राप्तियां हुई हैं तथा जितने नगद भुगतान हुए हैं उनका लेखा किया जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग गैर व्यापारिक संस्थाएं जैसे विद्यालय, अस्पताल, क्लब, ये सभी रोकड़ प्रणाली का प्रयोग करती हैं। रोकड़ प्रणाली के प्रयोग से व्यापारी जो व्यवसायी होगा, गैर व्यापारी संस्थाओं का स्वामी होगा, और वह लाभ हानि खाता के स्थान पर लाभ हानि ज्ञात करने के लिए वह लाभ हानि खाता न बना करके आय एवं व्यय खाता बनाता है तथा आर्थिक चिट्ठा बनाकर उसकी वित्तीय स्थिति ज्ञान करता है। आय व्यय खाते के साथ साथ वह प्राप्ति एवं भुगतान खाता भी बनाता है। तो इसमें रोकड़ प्रणाली में आपका क्या होगा, नकद लेन देनों का, नकद लेन देनों का लेखा। रोकड़ प्रणाली में आपका क्या होगा, नकद लेन देनों का लेखा। नकद लेन देन आपके कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए हमने माल खरीदा 40,000 रुपए का, या महेश को दिया या ए को दिया, या किसी कंपनी से 20,000 रुपए प्राप्त हुए, तो नकद जो प्राप्त होगा उसी का लेखा करेंगे। जैसे इसमें उधार का लेखा नहीं होगा। जैसे कह दिया जाए कि सुरेश से 50,000 रुपए का माल क्रय किया या सुरेश को 10,000 रुपए का माल बेचा, तो ये आपका उधार लेन देन है, इसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा रोकड़ प्रणाली में। उसके बाद आएंगे इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली में केवल एक ही पक्ष का लेखा किया जाता है। इसमें व्यापारी द्वारा लाभ हानि खाता तथा आर्थिक स्थिति या आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाया जाता है। लाभ हानि खाता क्या होगा, जिस खाते से व्यापार का लाभ एवं हानि ज्ञात हो सके कि लाभ हुआ है अथवा हानि। इकहरा लेखा प्रणाली द्वारा लाभ हानि खाता नहीं बनाया जाता और न ही आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, जिससे व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता चल सके। इसमें रोकड़ पुस्तक, रोकड़ खाता, इसमें रोकड़ खाता बना करके रोकड़ की स्थिति की जानकारी आसानी से ली जा सकती है कि व्यापारी के पास कितना रोकड़ है तथा व्यापारी ने कितनी रोकड़ का या कितनी धनराशि का भुगतान किया है। फिर आगे आएंगे दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली वर्तमान समय में अत्यंत प्रचलित प्रणाली है। इस प्रणाली का प्रयोग लगभग संपूर्ण विश्व में इस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें दो खाते होते हैं। प्रत्येक लेन देन के दो स्वरूप होते हैं। पहला होगा आपका डेबिट स्वरूप, दूसरा होगा आपका क्रेडिट स्वरूप। एक पक्ष जहां पर डेबिट होता है और वहीं पर उसके
उसको आगे उस खाते को क्रेडिट किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर लेखांकन किया जाता है, जिससे दोहरा लेखा प्रणाली द्वारा बनाए गए खातों का स्पष्टीकरण अत्यंत सरलता से किया जा सकता है एवं दोहरा लेखा प्रणाली को न्यायालय के प्रमाण के रूप में न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है आपका चौथा है भारतीय बही खाता प्रणाली। भारतीय बही खाता प्रणाली में क्या होगा कि यह प्रणाली भारत देश में अपनाई गई यह अत्यंत प्राचीन प्रणाली है। यह प्रणाली भारत में प्रचलित होने के कारण इस प्रणाली का नाम भारतीय बही खाता प्रणाली रखा गया। इस प्रणाली में किसी भी देशीय भाषा या किसी प्रांतीय भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसको आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें प्रतिदिन के लेन देन का लेखा किया जाता है। अब इसके आगे आएंगे, अगला टॉपिक है आपका इसके आगे का आदर्श पुस्तपालन के गुण या विशेषताएं। आदर्श पुस्तपालन के गुण एवं विशेषताएं। पुस्तपालन में कौन कौन से गुण या कौन कौन सी विशेषताएं होंगी तब उसको आदर्श पुस्तपालन माना जाएगा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला है आपका सरलता। सरलता हमारे पुस्तपालन या लेखाकर्म के सिद्धांत इस प्रकार से होने चाहिए जिनको सरलता से लिखा जा सके एवं आसानी से समझा जा सके, किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। शीघ्रता क्या होगा, पुस्तपालन इस प्रकार से होने चाहिए, बही खाते हमारे इस प्रकार से रखे जाने चाहिए कि जिसमें निर्णय लेने में विलंब ना हो, सरलता हो, जिसे आसानी से कम समय में ही उस कार्य को किया जा सके, निर्णय लिया जा सके कि माल को हमें मंगाना है, माल के ऑर्डर का भुगतान करना है या नहीं करना है, संस्था से ऋण प्राप्त करना है किसी अथवा नहीं करना है। अगला आएंगे, अगली विशेषता है मितव्ययिता। किसी भी संस्था के लिए अपव्यय अत्यधिक उस संस्था के लिए घातक सिद्ध होती है। संस्था को चाहिए कि वह कम से कम व्यय करे, जितना उसको आवश्यक है उतना ही व्यय करना चाहिए। पुस्तपालन हमारी मितव्ययी होनी चाहिए, उसके जो बही खाते रखे जाने चाहिए कम खर्चीले होने चाहिए, तभी हमारा पुस्तपालन आदर्श पुस्तपालन कहलाएगा। अगला है लोचदार। लोचदार में क्या होगा, लोचदार घटाना या बढ़ाना। लोचदार का मतलब होगा घटाना या बढ़ाना। जैसे मान लीजिए हमारा व्यापार सीमित है, संक्षिप्त है, छोटा है, तो हमें लेखा करने के लिए केवल एक ही बही का प्रयोग करना होगा जिसमें दैनिक लेन देन, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना उधार हो रहा है, उसका लेखा हम कर सकते हैं। यदि व्यवसाय हमारा विस्तृत हुआ तो उसमें जो बही खाते की पुस्तकें होंगी उनमें वृद्धि करना होगा, उनको बढ़ाना होगा। यदि हमारा व्यवसाय मान लीजिए विस्तृत है, उसे हम छोटा करना चाहते हैं तो घटा सकते हैं। लोचदार का मतलब होगा आवश्यकता पड़ने पर उसको कम किया जाए अथवा बढ़ा दिया जाए। जो उसकी संसाधन है, उसकी पुस्तकें हैं, उसको घटाया अथवा बढ़ाया जा सके। अगला है आपका अनुकूलता। पुस्तपालन व्यवसायी के द्वारा जो बही खाते रखे जाते हैं उसके अनुकूल, उसके अनुरूप ही होने चाहिए। यदि व्यापारी छोटा है तो उसे छोटे ही बही खाते रखे जाना चाहिए, विस्तृत रूप में नहीं रखे जाना चाहिए, क्योंकि यदि विस्तृत रखेगा तो उस पर अधिक अपव्यय होगा, अधिक व्यय खर्च होगा और जिससे व्यापार के
अनुकूल न होकर के प्रतिकूल हो जाएगा। यदि अनुकूलता होगी तो तभी पुस्तपालन हमारा आदर्श पुस्तपालन कहलाएगा। आगे देखेंगे वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या होंगे? वैज्ञानिकता में जो पुस्तपालन के नियम एवं सिद्धांत हैं वे वैज्ञानिक रूप से होते हैं, जो सभी संस्थाओं द्वारा सर्वमान्य होते हैं, उसे माना जाता है अथवा उसे अपनाया जाता है। अगला है आपका स्वच्छता एवं स्पष्टता। पुस्तपालन की जो बहियां रखी जाती हैं, जितनी भी पुस्तकें रखी जाती हैं, उनमें स्वच्छता होनी चाहिए, उनमें अस्पष्टता होनी चाहिए, किसी प्रकार से त्रुटि नहीं होनी चाहिए, न कोई उसमें काट पीट करना चाहिए। यदि काट पीट होगा, कोई त्रुटि होगी, तब वह पुस्तपालन हमारा आदर्श पुस्तपालन नहीं कहलाएगा। अगला है आपका निश्चितता। निश्चितता में पुस्तपालन की जो बहियां हैं वो निश्चित रूप में निश्चित हैं कि इन्हीं बहियों का प्रयोग किया जाएगा। यदि व्यापार विस्तृत है तो उसमें विशेष रूप से जो विस्तृत बहियां हैं सभी बहियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि व्यापार का क्षेत्र सीमित है या अथवा संक्षिप्त है तो उनकी बहियों को सीमित रूप में रखा जा सकता है। आगे देखेंगे उद्देश्यों की पूर्ति। उद्देश्यों की पूर्ति में देखेंगे तो उद्देश्यों की पूर्ति में संस्था द्वारा जो संस्था का उद्देश्य है, मान लेते हैं ये हमारी संस्था है, ये संस्था है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है कि 20 लाख टन का उत्पादन करना है 2020 में। 2020 में 20 लाख टन का उत्पादन करना है, तो इस उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार से होगी? पुस्तपालन के नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर उनमें जिस वस्तु की कमी होगी उस वस्तु की कमी की पूर्ति की जाएगी, तथा जिस वस्तुओं की अधिकता है उस वस्तुओं की अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाएगा, जिससे संस्था द्वारा जो निर्धारित उद्देश्य है उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव होगी। पुस्तपालन आदर्श तभी कहलाएगा इसमें उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अगला है आपका शुद्धता एवं विश्वसनीयता। पुस्तपालन की बहियां हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें शुद्धता, किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, कोई प्रकार की काट पीट न हो बहियों में, एवं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता में क्या आएंगे? जैसे मान लेते हैं संस्था, जो ये संस्था है इस संस्था का व्यापारी जो प्रबंधक है ए है, इस संस्था का प्रबंधक ए है। प्रबंधक क्या कह रहा है कि हमको बैंक से एचडीएफसी बैंक से 2 करोड़ रुपए ऋण लेना है। तो 2 करोड़ का ऋण लेना है तो संस्था क्या करेगी? बैंक के पास जाएगी और बताएगी कि हमें इतने रुपए का लोन चाहिए, और बैंक क्या करेगी कि संस्था के जो गत वर्ष की बहियां हैं, गत वर्ष के आर्थिक चिट्ठे जो हैं, आर्थिक चिट्ठे से उसकी संपत्तियों एवं दायित्वों का विश्लेषण करेगी बैंक, तथा उसके देनदार कितने हैं, लेनदार कितने हैं, लेनदार अच्छे हैं या देनदार अच्छे हैं कि नहीं हैं। अच्छे का मतलब क्या होगा कि जो देनदार हैं वो समय पर पैसे का भुगतान कर देते थे कि उनसे पैसा डूब जाता था। यदि पैसा पूरा मिल जाता है तो अच्छे देनदार कहलाएंगे, यदि नहीं प्राप्त होता है तो आपके संदिग्ध कहलाएंगे देनदार। तो विश्वसनीयता कैसी होगी कि पुस्तपालन की बहियां शुद्धता एवं सरलता,
शुद्धता एवं स्पष्टता से बनाया जाएगा, जिससे कोई अन्य संस्था उन बहियों को देख करके उस संस्था के प्रति विश्वास कर सके और उस संस्था को ऋण एवं साख प्रदान कर सके। बस आज के वीडियो में यहीं तक था। पुष्प पालन की प्रणालियां एवं आदर्श पुष्प पालन के गुण एवं विशेषताएं। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।